इस पूरे के पूरे यूपीएससी के एग्ज़ाम में अगर कोई मुझे कहे कि किस चीज़ को जो है सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस दी जानी चाहिए, तो मेरे हिसाब से वो है टॉपर्स की कॉपी। और टॉपर्स की कॉपी ही वो चीज़ है जिसके माध्यम से आप ये जान सकते हैं कि आज के दौर में जो है आप कितना टॉपर्स से जो है वो पीछे हैं, और वो गैप जो है आप कितने समय में जो पूरा कर सकते हैं। और टॉपर्स की कॉपी की इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा है कि कोई भी टीचर और कोई भी मेंटर शायद बराबरी नहीं कर सकता इसके मामले में। लेकिन सिर्फ इतनी सी चीज़ कह देने से यानी कि चीज़ें जो इतनी जो है आसान नहीं हो जाती कि भाई टॉपर्स की कॉपी ही सबसे बेस्ट है। उसके लिए आपको कई सारी चीज़ों को जो है वो ध्यान रखना पड़ता है। आज मैं इस वीडियो में ये बताने की कोशिश करूँगा कि आपको जो है टॉपर्स की जो कॉपी है उनसे क्या क्या चीज़ें सीखनी चाहिए। आज का जो हमारा टॉपिक है या फिर आज का जो मुद्दा है वो यही है कि हम टॉपर्स की कॉपी से जो है वो क्या क्या सीखें और क्या क्या ना सीखें। तो एक एक करके हम जो है वो पॉइंट देखेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन जो शुरू के स्टूडेंट हैं या फिर जिन्हें बार बार जो सफलताएं मिल रही है उनके लिए जो है खास तौर से ये वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और आप जो इस वीडियो को जो जरूर जरूर जो है पूरा देखें। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको टॉपर्स की कॉपी में देखनी चाहिए वो है कंटेंट। अब कंटेंट में आपको क्या चीज़ देखनी चाहिए कि कितनी मात्रा में लिखा गया है, यानी कि क्वांटिटी क्या है, कितनी क्वांटिटी, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, मीडियम है या फिर कम है, ये चीज़ आपको देखनी चाहिए। जैसे कि क्वांटिटी कहाँ पर ज़्यादा दिखती है, एक हिंदी मीडियम के टॉपर रहे हैं सुनील, ठीक है, सुनील धनवंता नहीं, उनसे एक पहले रहे सुनील कुमार शायद ऐसा नाम है कुछ, तो उनके कंटेंट पूरी पूरी कॉपी भरी पड़ी है, तो क्वांटिटी देखनी चाहिए। एक आपके टॉपर रही है दिव्या तंवर, उनके कंटेंट की क्वांटिटी बहुत कम है, लेकिन फिर भी दोनों टॉपर हैं। आपको फिर इस चीज़ का है ना उसका जो उत्तर ढूंढना है कि क्वांटिटी दोनों की अलग अलग होने पर भी दोनों कैसे टॉपर बन गए। दिव्या तंवर की हैंडराइटिंग बहुत ज़्यादा सुंदर है, सुनील की हैंडराइटिंग कम सुंदर है। इन सारी चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा कि क्वांटिटी और क्वालिटी का क्या जो है वो मैच बैठता है। फिर आपको देखना क्वालिटी, कि क्वालिटी किस तरह की है उनकी कॉपी में। जैसे कि अगर आप रवि कुमार सिया की कॉपी देखोगे तो क्वालिटी शानदार मिलेगी आपको, और अगर वैसी क्वालिटी कोई लिख देता है तो मेरे हिसाब से कोई आपको रोक नहीं पाएगा मेंस में सफल होने से। कई सारे ऐसे टॉपर्स हैं जिनकी क्वालिटी उस लेवल की नहीं दिखेगी, क्वालिटी लो लेवल की दिखेगी, लेकिन फिर भी जो है वो टॉपर बने हैं। अब मैं नाम नहीं ले रहा, थोड़ा सा ठीक नहीं लगता है ना, लेकिन आप कई बार आप कॉपियों को देखोगे ना टॉप 100 के बाद में, तो कई सारे ऐसे टॉपर्स मिलेंगे जिनको देख के आपको लगेगा कि वो रैंक को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं पूरी तरीके से। तो लेकिन वो होता है, सबके साथ होता है, किस्मत जिसकी अच्छी होती है वो निकल जाता है, और क्या पता आपकी भी किस्मत साथ देते हैं और आपकी जो है क्वालिटी और क्वांटिटी इतनी अच्छी ना हो फिर भी आप टॉपर बन जाओ, है ना। तो उन चीज़ों को हम साइड में रखते हैं एक बार के लिए। और पहली चीज़ होगी पूरा कंटेंट की, आपको कंटेंट देखना है उसमें क्वांटिटी कितनी है और क्वालिटी कितनी है। फिर आपको देखना प्रस्तुतिकरण किस तरह का है, और प्रस्तुतिकरण बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के एग्जाम में, क्योंकि टीचर आपको जानता नहीं है कि आप कितने होशियार हैं, आप कितना पढ़ते हैं, आप कितना लिखते हैं। इसलिए प्रस्तुतिकरण के माध्यम से आप जो जो चीज़ें आप टीचर को बताओगे उसी के अकॉर्डिंग वो आपको नंबर देगा। तो इसमें क्या देखना है कि आपसे कितना बेहतर है उनका प्रस्तुतिकरण, ये चीज़ आपको देखनी है। आप जहाँ खड़े हो टॉपर्स आपसे कितना आगे है प्रस्तुतिकरण के मामले में। फिर आपको क्या देखना है कि डायग्राम, मैप आदि का जो है प्रयोग कैसे किया, कि भाई टॉपर ने जो डायग्राम किस तरह के बनाए और कितने बनाए हैं। जैसे आपके है ना फ्लो चार्ट कितने बनाए और किस तरह के बनाए, पाई चार्ट अगर बनाए तो किस तरह के बनाए, प्लस कोई भी डायग्राम जैसे इस तरह का डायग्राम हो गया या फिर इस तरह का डायग्राम हो गया, कितने प्रकार के जो है वो बनाए हैं, वो चीज़ें आपको देखनी। मैप जो है जैसे कि GS1 में आप देखो कि मैप जो है कितने सवालों में बनाए हैं और कितने सुंदर बनाए हैं, ये चीज़ें आपको देखनी। प्लस मैप अगर बनाए हैं तो उसको जो है किस तरीके से जो है वो वहाँ पर नाम वगैरह जो है किस तरीके से लिखे हैं, है ना, तो वो चीज़ें आपको देखनी चाहिए। तीसरी चीज़ है स्पेस, कि स्पेस को कितने अच्छे तरीके से जो मैनेज किया, ये चीज़ आपको 100% देखनी चाहिए प्रेजेंटेशन में, क्योंकि स्पेस का बहुत बड़ा रोल है। यूपीएससी की कॉपियाँ काफ़ी बड़ी आती है और वहाँ पर जो एक दिन में 100 पेज भरने पड़ते हैं, एक कॉपी के 50 और दूसरी कॉपी के 50, तो वहाँ पर अगर आप स्पेस को ठीक से मैनेज नहीं करते हैं तो हो सकता है कि आपके कई सारे सवाल जो है छूट जाएं। तो यहाँ पर स्पेस मैनेजमेंट को जो आपको बड़े अच्छे से जो देखना चाहिए। और इसमें जो एक हिंदी मीडियम के जो टॉपर रहे हैं, इतिहास जो है उनका ऑप्शनल सब्जेक्ट रहा था, ठीक है। अब मैं नाम उनका भूल रहा हूं, तो उनकी कॉपी देखोगे तो उनको देखना, अब स्पेस बहुत जो है उन्होंने साइड में छोड़ रखा है, फिर भी वो टॉपर बने। और कई सारे ऐसे टॉपर्स हैं जिन्होंने स्पेस बिल्कुल भी नहीं छोड़ा है फिर भी टॉपर बने, जैसे सुनील जो है ये नाम आ रखा है, इन्होंने स्पेस बिल्कुल भी नहीं छोड़ा फिर भी टॉपर बने। दूसरी तरफ रवि कुमार सियाग है जिन्होंने स्पेस जो है लास्ट में जाकर छोड़ा है, थोड़ा बहुत है ना, ये निष्कर्ष के बाद छोड़ा है, फिर भी वो टॉपर बने। तो इन सारी चीज़ों को देखना है कि क्या पूरी पूरी कॉपी भरना जरूरी है या फिर स्पेस को मैनेज करके भी जो अच्छे नंबर लाए जा सकते हैं। इन चीज़ों पर आप ध्यान रखोगे तो मेरे हिसाब से चीज़ें और ज़्यादा बेटर होगी। ऐसे आपके जो दिव्या तंवर है, इन्होंने खूब स्पेस छोड़ा है, हर जगह स्पेस छोड़ा है, फिर भी वो टॉपर बनी है। क्यों बनी है उनको आपको एक एक करके जो है वहाँ पर जब आप कॉपी देखोगे तो समझना है। तीसरी चीज़ क्या देखनी है आपको, हैंड राइटिंग। अगर मुझे कहें कि इस पूरे पूरे यूपीएससी एग्जाम में सफलता का सबसे बड़ा राज क्या है, तीन चीजें, कंटेंट, प्रेजेंटेशन और हैंडराइटिंग, ये तीसरी चीज आ गई। दो शुरू में देख लिया, हैंडराइटिंग। अगर किसी भी की तीन चीजें ये एकदम सॉलिड है, कोई आपको पास होने से नहीं रोक सकता और कोई भी आपको यूपीएससी में टॉपर होने से नहीं रोक सकता। ये मान के चलिए, बस प्रीलिम्स आपको एग्जाम निकालना है। तो हैंडराइटिंग में आपको क्या देखना है
सुंदर हैंडराइटिंग कितनी है, एवरेज कितनी है और है ना खराब कितनी है, ये देखना है। और ये देखोगे तो पता लगेगा कि सुंदर हैंडराइटिंग वाले टॉपर कितने बने, एवरेज वाले कितने बने और खराब वाले कितने बने। जैसे कि अर्पित कुमार जो हैं, जो इनकी शायद 136वीं रैंक है, उनकी सुंदर हैंडराइटिंग है भी बहुत ज़्यादा, और लेकिन कंटेंट बहुत ज़्यादा इतना नहीं कि हाई लेवल वाला हो कुछ, लेकिन हैंडराइटिंग इतनी सुंदर है कि नंबर हर किसी को देने पड़ेंगे। ऐसे ही दिव्या तंवर का अगर आप नाम देखोगे, हैंडराइटिंग सुंदर है उनकी, लेकिन कंटेंट उतना नहीं है कि सुनील हो या फिर रवि कुमार सियाग जितना हो, इसका मतलब वो टॉपर बने हैं। रवि कुमार सियाग वगैरह की देखोगे आप तो एवरेज के मामले में आ जाती है, लेकिन उनका कंटेंट शानदार है इसलिए वो टॉपर बन गए। खराब में कई सारी आपको कॉपी मिल जाएगी, जैसे मैंने सुनील का नाम लिया था तो वहां पर उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन उनका कंटेंट शानदार है फिर भी वो टॉपर बने। ऐसे आपको एग्जाम्पल देखने एक एक करके, और फिर आपको अपना सोचना है कि आप कहां पर हो, आपकी हैंडराइटिंग सुंदर है, एवरेज है, खराब है, कहां पर है। और अगर आपकी खराब है तो उसको आप एवरेज कैसे बनाओगे, प्लस अगर हैंडराइटिंग एवरेज में भी है तो आप कंटेंट को कितना मजबूत कर सकते हो कि अगर हैंडराइटिंग अगर एवरेज में भी है, खराबी में भी, तो जो है उसका जो है जो फासला है वो कम हो जाए और कंटेंट के माध्यम से जो आप जो टॉपर बन पाए वहां पर। तो 3 चीजें हो गई पूरी हैंडराइटिंग तक। चौथी चीज देखनी है स्टैटिक और जो करंट का जो पार्ट है उनको लिंक जो है कितने अच्छे से किया है, कि भाई सवाल आ रखा है स्टैटिक का, वहां पर दे दिया डेटा करंट का, और करंट का सवाल आ रखा है तो उसको लिंक कर दिया स्टैटिक से। जैसे कि सवाल आ रखा है राज्यपाल से, ठीक है ना, आज जो राज्यपाल की जजमेंट जो है वो थी सुप्रीम कोर्ट की राज्यपाल को लेकर, उसका सवाल आ रखा है कि भाई अब राज्यपाल की भूमिका पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले आपने इंट्रो में जो है स्टैटिक पार्ट को लिख दिया। लक्ष्मीकांत से जो पढ़ा था कि भाग जो 6 है उसमें आर्टिकल जो है 153 में जो है राज्यपाल का जो जिक्र किया गया, तो इस तरीके से करंट के सवाल में स्टैटिक को लिंक करना था। कंक्लूजन में जाकर आप वापस स्टैटिक को पार्ट ला सकते हो, जैसे कि भाई सरकारी आयोग है उसका जिक्र कर सकते हो आप, पुंछी जो आयोग है उसका जिक्र कर सकते हो। इस तरीके से टॉपर्स ने कितना जो लिंकेज वहां पर किया वो आपको देखना है, और उसी के माध्यम से आपकी कॉपी में और ज्यादा गहराई आएगी। तो 4 चीजें हो गई। 5वीं चीज है इंट्रो में आपको क्या देखना है कि रिपोर्ट, डेटा, इंडेक्स, डेफिनेशन आदि के जरिए कैसे जो है इंट्रो को शुरू किया गया है। टॉपर ने रिपोर्ट से इंट्रो को शुरू किया, डेटा से किया, इंडेक्स से किया है या डेफिनेशन के माध्यम से किया है, इन चीजों को जो आपको गौर से देखना है। और ये 4 तरीके ही नहीं है इंट्रो को शुरू करने के, 100 तरीके हो सकते हैं, उनको एक एक करके आपको एनालाइज करना है कि आपने जो इंट्रो लिखा है, टॉपर ने जो इंट्रो लिखा है उसमें कितना फर्क है, प्लस टॉपर के इंट्रो में और आपके इंट्रो के में क्या फर्क है। रिपोर्ट आपने रिपोर्ट लिखी है या फिर टॉपर ने रिपोर्ट लिखी है, आपने जो है डेफिनेशन लिखी है या टॉपर ने डेफिनेशन लिखी है, इन सारों की तुलनाएं आपको जो है वहां पर करनी चाहिए। 6ठी चीज क्या, कंक्लूजन। कंक्लूजन में आपको क्या देखना है कि आयोग, समिति, जजमेंट, विचारक, करंट अफेयर्स यानी सीए आदि का प्रयोग जो है कितने अच्छे से जो है टॉपर्स ने किया, ये चीज आपको देखनी चाहिए। कंक्लूजन अपने आप में बहुत ज्यादा जरूरी अच्छा होना, क्योंकि वहीं पर जो है आपको टीचर जो होगा नंबर देगा, और जब कंक्लूजन अगर अच्छा है तो टीचर पर भी जो अच्छा खासा जो प्रभाव पड़ेगा और नंबर जो आपको अच्छे दे सकता है। इसलिए कंक्लूजन में ये जरूर देखें कि टॉपर ने जो है कितना स्पेसिफिक कंक्लूजन लिखा है। ऐसा नहीं कि बस सिंपल सा कंक्लूजन लिख के वहां पर आगे आप 1-2 सवाल में हो तो चलो कोई ठीक है ना, चलो चल जाता है मामला, लेकिन ज्यादातर सवालों में ऐसा नहीं होना चाहिए। 7वीं चीज क्या देखनी है आपको, मेन बॉडी। वैसे मेन बॉडी बीच में आ जाती है आपके ना इंट्रो में, कंक्लूजन के बीच में आती है, लेकिन फिर भी मैंने बाद में रखी है। तो इसमें आपको क्या रखना है, मेन बॉडी में क्या चीज ध्यान रखनी है कि डिमांड को जो कितने अच्छे से पूरा किया, ये सबसे बड़ी चीज है डिमांड, कि सवाल में जो पूछा था मेन बॉडी में कितना सटीक तरीके से लिखा है, वो चीज आपको देखनी है। कि भाई सवाल तो कुछ ही पूछ रखा है, टॉपर ने कुछ ही लिख दिया है, कई बार ऐसा होगा, आप देख लेना आप, है ना। और ये एक चीज जो है रवि कुमार सियाग की कॉपी में भी हो रखी है, एक सवाल में, बस सिर्फ एक सवाल में, शायद वो हिंदी ऑप्शनल का जो है वो है, वहां पर जो खुद वो डिमांड से थोड़ा सा भटके हैं, और वहां पर जो कॉपी चेकर उन्होंने ये चीज लिखी भी है ना। तो यहाँ पर अगर आप इन चीज़ों को देखोगे और फिर आप अपना भी देखो कि आपने जो है मेन बॉडी में जो आप डिमांड से कितना भटके हो, इस चीज़ को देखोगे तो चीज़ें ज़्यादा पता लगेगी। और मेरे हिसाब से बाकी सब चीज़ें बाद में, हैंडराइटिंग वो सब चीज़ें तो है, लेकिन अगर डिमांड से आप भटके हो ना, तो भले पूरी की पूरी कॉपी आप भर दो, फिर भी आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। सवाल में जो पूछा है उसी के अकॉर्डिंग लिखना है, ऐसा नहीं कि जो आ रहा है वही लिख के आ गए वहां पर आप, ठीक है ना। और ये चीज़ जो है आपके टॉपर रहे गंगा सिंह जी, उन्होंने भी बात कही थी कि जब मैं पहला अटेम्प्ट दिया था तो जो कुछ भी पूछा हूं मैं तो जो खुद मुझको खुद आ रहा था वही मैं लिख के आ गया, लेकिन सेकंड अटेम्प्ट में बहुत ज्यादा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की और जो यूपीएससी ने पूछा वही वहां पर लिख के आया, तब जाकर जो उनकी जो है 36वीं या 33वीं जो रैंक आई थी। अगली चीज क्या है, अगली चीज है डायमेंशन, ठीक है ना। तो 7 चीजें हो चुकी है, अगली चीज है डायमेंशन, यानी कि कितने विमाओं में आंसर को खोला है ना। तो यहाँ पर आपको क्या देखना है कि आंसर को जो कितना मल्टी डायमेंशनल बनाया है, कि भाई 10 नंबर का सवाल आ रखा है तो कितनी डायमेंशन बनाइए, 2 बनाइए, 3 बनाइए, 1 ही बनाइए। 15 नंबर का सवाल आ रहा है तो क्या 3 बनाइए, 4 बनाइए, 5 बनाइए। ये चीजें आपको देखनी है, फिर अपनी कॉपी को देखना है कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। देखो मल्टी डायमेंशनल का जो फायदा होता है ना, वो एक ये होता है कि टीचर को ये फीलिंग होती है कि भाई बच्चे को जो सारा कुछ पता है ना, इस आंसर से संबंधित सब चीजों से पता है, वो चीजों को जो है बहुत जो है गहराई में देखता है, ये चीज पता लगती है। दूसरी चीज क्या होती है इसमें, मार्किंग में क्या हो जाती है, ऑब्जेक्टिविटी आ जाती है कहीं ना कहीं, कि भाई आपने यहाँ पर एक हेडिंग डाल दी, यहाँ पर हेडिंग डाल दी, फिर जो है यहाँ पर पॉइंट लिख दिए उनके, तो इसके कारण क्या होगा, एग्जामिनर को जो यहाँ पर नंबर देने पड़ते हैं।
जबकि आप जब सारा का सारा आंसर जो एक ही हेडिंग नीचे लिख देते हो या एक ही डायमेंशन में लिख देते हो तो टीचर के पास बड़ा स्कोप हो जाता है कि आपके नंबर काट लें, वो सब्जेक्टिविटी काफी रह जाती है। लेकिन ये हर एक के मामले में नहीं है। जिनकी हैंडराइटिंग अच्छी है, प्रेजेंटेशन अच्छी है, वो तो सारा का सारा अगर आंसर एक डायमेंशन में लिख देते तो भी उनके नंबर आ जाते हैं कईयों के, है ना। तो लेकिन अधिकतर की जो हम एवरेज के मामले में होते हैं हैंडराइटिंग प्रेजेंटेशन के मामलों में, इसलिए मैं यही कहूंगा मल्टी डायमेंशनल की तरफ आप जो है वो बढ़े। लेकिन जबरदस्ती मल्टी डायमेंशनल ना बने, बहुत ज्यादा बनोगे तो आंसर उतला हो जाएगा, छिछला हो जाएगा, गहराई खत्म हो जाएगी, है ना। तो बीच का रास्ता अपन को अपनाना है। जैसे कि भाई जो 10 नंबर वाले सवाल है उनमें 2 बना दी, ज्यादा से ज्यादा 3 बना दी, इससे ज्यादा जब तक जरूरत ना बनाए। 15 वालों में जो है आपने 3 बना दी, 4 बना दी, ज्यादा से ज्यादा 5, इससे ज्यादा नहीं, है ना। ये ध्यान रखें, 4 सबसे सेफ है। अगला चीज आपको क्या देखनी, पॉइंट्स। ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है और बच्चों को बहुत ज्यादा परेशान करती है कि भाई पॉइंट कितने लिखने चाहिए या पैराग्राफ में लिखना चाहिए, वो सब चीजें हैं। तो आपको क्या देखना है कि पॉइंट्स कितने लिखे हैं, तो अलग अलग नेचर आएगी सबकी टॉपर्स की। क्या ज्यादा लिखे हैं पॉइंट, डिमांड के अनुसार लिखे हैं पॉइंट। तीसरी चीज होगी क्या पॉइंट कम लिखे हैं, जैसे कि ज्यादा कौन लिखते थे, एक जयप्रकाश जो मीणा है उनका नाम है, तो ये पॉइंट बड़े लिखते थे भाई, बहुत ज्यादा उनकी, आप कॉपी देख लेना। प्लस सुनील जो मैंने टॉपर शुरू में बताई तो उनके पॉइंट खूब सारे हैं और दोनों टॉपर बने, लगातार इनका मेंस निकला लगातार। और फिर है कि जिन्होंने पॉइंट को जो डिमांड के अनुसार लिखा है उनकी कॉपी को देखो आप। और फिर है कि जिन्होंने पॉइंट कम लिखे हैं, जैसे कि दिव्या तंवर है, उनकी आप कॉपी देख सकते हो, ठीक है। उनके पॉइंट भी कम है, कंटेंट भी कम है, लेकिन फिर भी वो टॉपर बने हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ वेरिएशन देखो, कोई एक सिंगल थंब रूल नहीं है कि इसके माध्यम से आप टॉपर बन जाओगे। जब टॉपर्स की कॉपियों को देखोगे तो आपको पता लगेगा कि यार अलग अलग तरीकों से टॉपर बना जा सकता है। और कभी कभी हो सकता है किस्मत इतनी साथ दे दें कि कमजोरी होने के बाद भी आप टॉपर बन जाओ। अगली चीज आपको देखनी है कि विश्लेषणात्मकता वगैरह कितनी है टॉपर के आंसर में, ये चीज आपको देखनी है कि, है ना, कितनी है ये। प्लस उतले आंसर तो नहीं है ना, ये चीजें आप देखोगे तो चीजें मेरे हिसाब से ज्यादा समझ में आ जाएगी। जैसे कि अगर आप रवि कुमार सियाग ऐसे पढ़ोगे ना, ठीक है, उनके ऐसे पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि उनके ऐसे में कितनी गहराई है। और खास तौर से जो शुरू में बच्चे होते हैं उन्हें तब ये बहुत ज्यादा चीज महसूस होगी कि उनके ऐसे में बड़ी गहराई है। और रवि कुमार सियाग से भी अगर ज्यादा ऐसे में गहराई है तो वो है आपके निशांत जैन के, उनकी कॉपी को देखो आप, ठीक है ना। तो उनकी कॉपी को देखो, कॉपी तो शायद मिलनी मुश्किल है लेकिन उनकी किताब छपती है ऐसे पर, तो उनकी अगर आप किताब को भी देखोगे तो ऐसे में पता लग जाएगा कि उनकी उतनी गहराई कितनी है और आप जो है उस गहराई से कितना दूर है, ये ध्यान रखें। अगली चीज क्या देखोगे 11वीं, वो है आपकी भाषा, ये ध्यान रखें भाई, भाषा आपको देखनी है। अब भाषा में आपको क्या क्या देखना है, मैं एक एक चीज करके बता रहा हूँ कि मानक शब्दावली का कितना प्रयोग किया गया है। कि मानक शब्दावली आपको पता है कि जो सब्जेक्ट से लिंक हो रखी होती है, इतिहास लिख रहे हो तो इतिहास की शब्दावली कितनी है, और ढंग की शब्दावली, ऐसे नहीं कि बहुत ज्यादा बोलचाल की शब्दावली लिख दी हो। आपको क्या लिखनी, स्टैंडर्ड जो शब्दावली होती है उसी का प्रयोग करना है। फिर क्या है कि भाषा में कितनी सहजता और प्रवाह है ना, फ्लो है या नहीं है। ऐसा नहीं कि पढ़ते पढ़ते जो है कि दूसरी जो है लैंग्वेज आ गई हो वहां पर, वो चीज नहीं होनी चाहिए। जितना सुंदर फ्लो होगा टीचर उतनी ज्यादा सहज रूप में आपको नंबर देगा। और ये प्रवाह वगैरह जो ऐसे में बड़ी इनकी इंपॉर्टेंस होती है, ध्यान रखें, इथिक्स में भी होती है। फिर क्या है, तीसरी चीज है शिष्टता, कि अच्छे खासे जो है शब्द यूज किया हूँ, ऐसा नहीं कि कुछ भी उल जुलूल जो है शब्दों का प्रयोग कर लिया हूँ, वो चीज भी वहां पर नहीं हो, इस चीज का भी आप ध्यान रखें। तो ये होगी आपका भाषा। इसके बाद में आपके क्या आता है, वो आता है डेटा। इसके अलावा टॉपोस्कोपी में आप क्या देखोगे, डेटा। डेटा में क्या देखोगे कि भाई कितना प्रयोग किया डेटा का टॉपर ने, ठीक है। फिर है कि कितना ऑथेंटिक है, ये भी आपको देखना। कई सारे ऐसे टॉपर्स की कॉपियां आपको मिलेगी जहां पर उन्होंने जो है डेटा को जो सिर्फ और सिर्फ जो है फैंकोलॉजी के रूप में प्रयोग किया, यानी कि वैसा डेटा है ही नहीं, उन्होंने बस जो है उसको क्या कर दिया, झूठ रूप में लिख दिया, मैनिपुलेट कर दिया पूरा का पूरा ही, ठीक है ना। तो आपको इन चीजों को परखना है कि कितना है ना ऑथेंटिक। जैसे कि भाई ऑथेंटिक कैसे होगा कि बजट का डेटा लिखा है, ऐसा लिखा कि बजट के अनुसार ये, इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार ये, वर्ल्ड बैंक के अनुसार ये है। अगर इतना ऐसे लिखा है तो मतलब डेटा जो है ऑथेंटिक डेटा है। गप्पेबाजी की है तो उसको भी आपको पहचाना कि कितनी गप्पेबाजी की गई है और आप कितनी कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं खुद कहता हूं कि बचना चाहिए इन चीजों से, लेकिन जिनका कंटेंट प्रिपेयर नहीं होता, नोट्स प्रिपेयर नहीं होते, वो इन चीजों में उलझते हैं फिर बहुत ज्यादा। अगली चीज क्या है, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर आंसर की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें आप टॉपिक्स के ऊपर में क्या देखोगे, इंट्रो, मेन बॉडी और कंक्लूजन, उसकी स्ट्रक्चर किस प्रकार की है, वो देखने में किस तरह का दिख रहा है, वो स्ट्रक्चर आपको पूरी पूरी देखनी। और आप देख लेना हर टॉपर्स की कॉपी में जो है आपको लगभग जो अलग अलग स्ट्रक्चर दिखेगी, है ना। भले ही उन्होंने पॉइंट फॉर्म में लिखा हो लेकिन स्ट्रक्चर जो है काफी अलग दिख जाती है टॉपर्स की कॉपी में। फिर क्या देखना इसी स्ट्रक्चर के पार्ट में कि हेडिंग, सब हेडिंग का प्रयोग जो है कैसे किया, ये भी आप देखोगे टॉपर्स ने हेडिंग किस तरीके से डाली है। ऐसे नॉर्मल डाली है 2 लाइनें करके, या फिर ऐसे बॉक्स करके डाली है, या फिर ब्लैक पेन का यूज करके डाली है, ये चीजें आप देखो, ठीक है ना। ये सारी चीजें आपको देखनी। फिर 14वीं चीज क्या है, रेफरेंसेस किस तरह के दिए गए हैं। रेफरेंसेस की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है यूपीएससी में, ये ध्यान रखें आप। रेफरेंसेस के माध्यम से जो मैंने कहा ना शुरू में डेटा को ऑथेंटिक बनेगा, वो यहां पर आएगी कि किस तरीके से रेफरेंसेस दिए,
जैसे कि डब्ल्यूटीओ का जिक्र किया, अगर व्यापार का अगर बात आ रही है तो डब्ल्यूटीओ का जिक्र करना चाहिए कि भारत का जो है विश्व व्यापार में सिर्फ 2% हिस्सा है। वर्ल्ड बैंक का जिक्र करना चाहिए, वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि भारत को 2047 तक अगर विकसित बनना है तो जो है आपको कितनी जो है जीडीपी में ग्रोथ चाहिए, लगातार 7% चाहिए, 8% चाहिए, वो डेटा आपको कोट करना चाहिए। ऐसे ही ये वाला है संस्थान, इसको आपको देखना चाहिए, बजट को देखना चाहिए, और जो इकोनॉमिक सर्वे उसको आपको देखना चाहिए, है ना। अगर ये चीजें अगर आप लिखते हो वहां पर, प्लस टॉपर्स की कॉपी में उन्होंने किस तरीके से यूज किया, अगर वो सब चीजें देखोगे तो मेरे हिसाब से चीजें आपको और ज्यादा बेटर जो समझ में आएगी। इसके बाद में क्या है, आपको एग्जाम्पल देखने चाहिए। ऊपर हमने क्या देखा था, रेफरेंसेस, अब एग्जाम्पल। एग्जाम्पल की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हो चुकी है अब यूपीएससी में, पहले नहीं थी। अब कंपटीशन जितना बढ़ता जा रहा है उतने ही एग्जाम्पल की इंपॉर्टेंस जो बढ़ रही है। और अभी कुछ 2-3 साल पहले एक टॉपर्स जो है ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट आई थी, श्रुति शायद उनका नाम था, उनकी कॉपी देखना आप, एग्जाम्पल से भरी पड़ी है। इथिक्स में तो बहुत ज्यादा चाहिए, ऐसे में भी चाहिए, और अब तो सारे पेपर में ही चाहिए। तो एग्जाम्पल में आप क्या देखोगे, उनकी मात्रा कितनी है, सटीकता कितनी है, और विविधता कितनी है। और यूपीएससी में अगर हिंदी मीडियम में सबसे बड़ी कमजोरी रही तो मेरे हिसाब से वो एग्जाम्पल है, बहुत बड़ी कमजोरी रही है, ये मान के चलें आप, ठीक है ना। तो इन चीज़ों पर आपको ध्यान रखना है कि एग्जाम्पल का टॉपर्स ने किस तरह के जो है वो प्रयोग किया है। ये एग्जाम्पल का सटीक प्रयोग ज़्यादा आपको इंग्लिश मीडियम की कॉपी में मिलेगा, फिर भी आप हिंदी मीडियम में देखें कि एग्जाम्पल का जो है प्रयोग कैसे हो रहा है। अभी के जो नए टॉपर्स आ रहे हैं हिंदी मीडियम में, वो अच्छे खासे जो एग्जाम्पल जो है यूज कर रहे हैं भाई। अगली चीज़ आपको क्या देखनी है, वो देखनी है कि भाई जो केस स्टडी है उसका कितनी बार जिक्र करवा उनकी कॉपी में। केस स्टडी की बड़ी इंपॉर्टेंस है कि भाई आदिवासी समाज को लेकर कोई सवाल आ रखा है, ठीक है, अगर वहां पर आप लिख दे तो ये केस स्टडी की भाई आदिवासी समाज पिछड़ा हुआ है तो उसको किस तरीके से आगे बढ़ाया जा सकता है। जैसे यहाँ मीणा समुदाय, उसकी लिख सकते हो केस स्टडी कि किस तरीके से ये जनजाति जो आगे बढ़ी है। अगर इसका आप जिक्र करते हो तो जो एग्जाम में को लगेगा कि बच्चे को भाई आंसर वगैरह में जो है बड़ी जो है नॉलेज है, ठीक है ना, और इसके माध्यम से आप अपने आंसर को अलग बना सकते हो दूसरों से, बाकी सारे एक जैसे लिखेंगे। 17वीं चीज क्या लिख सकते हो आप, बेस्ट प्रैक्टिसेस, ये इससे लिंक हो रखी है वैसे तो बेस्ट प्रैक्टिसेस में भी कई सारी चीजें लिख सकते हो। जैसे कि अभी जो चर्चा चल रही है कि भाई भारत में जो है जैसे कि वो क्या, अब इसमें मेरे को याद नहीं आ रही चीज कि जो महिलाएं हैं उनको जो है जो आपके मासिक अवकाश वगैरह की जो बातें चल रही है उसकी बात हो रही है, तो आप यहाँ पर बेस्ट प्रैक्टिस लिख सकते हो कि कहाँ कहाँ पर अपनाया गया है। जैसे कि दक्षिण कोरिया में अपनाया गया है, स्पेन में अपनाया गया है, तो उनके अगर आप देशों के नाम लिखते हो साइड में लिख कर कि यहाँ पर ये जो है सर्वोत्तम प्रथा को अपनाया गया है, तो वहाँ पर और ज़्यादा जो है अच्छे नंबर जो है मिल सकते हैं, ठीक है ना। ये भी आपको देखना है कि टॉपर्स की कॉपी में कितना प्रयोग हुआ है, ये चीज़ें आपको अलग खड़ा करेगी। एग्जाम्पल, केस स्टडी, बेस्ट जो है प्रैक्टिसेज है। इसके अलावा आपको क्या देखना टॉपर्स की कॉपी में, किताबों, लेखकों, विद्वानों के नाम कितने जो प्रयोग हुए हैं। बाकी ज़्यादातर जो है आपके जो प्रयोग होते हैं वो ऐसे में ज़्यादा प्रयोग होते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हिस्ट्री में भी कभी कभी प्रयोग हो जाता है किताबों का प्रयोग। जैसे कि सेक्रेट ज्योग्राफी किताब है, उसका प्रयोग कर सकते हैं आप, ठीक है ना। वंडर दैट वाज इंडिया, उसका प्रयोग हो सकता है। लेखकों का प्रयोग जो कहीं कर सकते हो। विद्वानों का प्रयोग इथिक्स में खूब होगा, तो आप ये देखें विद्वानों कितना प्रयोग किया, गांधी जी का, या फिर मैं कहूँगी भगत सिंह जी का, या नेहरू जी का, अंबेडकर जी का, उनका कितना प्रयोग किया गया। प्लस जो पश्चिमी विद्वान रहे उनका कितना प्रयोग हुआ, अरस्तु है ना, सुकरात, इन चीज़ों का उनको एक एक करके आप देखें और इन विद्वानों का वगैरह प्रयोग करते हैं किताबों को, तो क्या आता है आंसर और ज़्यादा ऑथेंटिक बनता, मजबूत बन जाता पूरा का पूरा। 19वां चीज़ आपको क्या देखनी है, टॉपर्स की कॉपी में उनका अक्षरों का साइज कितना है, आप ये चीज़ देखो भाई, है ना। बहुत ज़्यादा है, माइनर चीज़ें ये पता नहीं लगती है कि साइज उनका कहीं बहुत तो छोटा नहीं है, बहुत तो बड़ा नहीं, या मीडियम है, कितना है। और फिर अपना अक्षरों का साइज देखो कि भाई आपका अक्षरों का साइज सही है या नहीं है, बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं, बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं, मीडियम साइज में आपको जो है वो चलना है। फिर आप क्या देखोगे, बाकी खूब सारों के अक्षरों का साइज बहुत बड़ा है। अब मैं नाम भूल रहा हूँ मैं टॉपर का, उनके अक्षरों का साइज तो इतना बड़ा है, वो मुझे खुद जो है उनको देख के लगता है कि टॉपर कैसे बन गई है, क्योंकि पूरी पूरी जो उन्होंने कॉपी जो अक्षरों की साइजें जो भर रखी है, ये ध्यान रखें। तो ऐसा भी होता है, और कई सारे ऐसे टॉपर हैं जिन्होंने अक्षरों का साइज बहुत छोटा रखा है और कॉपी भी पूरी की पूरी भरी पड़ी है, फिर भी है ना, तो तब तो वो टॉपर बनेगी बनेगी। अगली चीज क्या है कि वाक्यों की लंबाई कितनी है, ये भी आप ध्यान रखें भाई, कि भाई उन्होंने जो पॉइंट लिखा है या फिर जो है ना वाक्य लिखा है, 2 लाइन का है या 1 लाइन का है या 3 लाइन का है, ये चीजें आप ध्यान रखें। क्योंकि आज के दौर में चल क्या रही है चीज कि 1 लाइन में वाक्य लिखा, उसके नीचे एग्जाम्पल दे दिया, ये चीज चल रही है, ठीक है। लेकिन कई सारे टॉपर्स होंगे जैसे कि टीना डाबी वगैरह रही हैं, तो वो पहले क्या करते थे, पूरे पूरे वाक्य जो बड़े बड़े लिखते थे ना, पैराग्राफ शैली को अपनाते थे। उन चीज़ों को आज भी आपको देखना है कि वो आज के टॉपर्स जो है किस तरीके से आंसर लिख रहे हैं और किस तरीके से नहीं लिख रहे हैं। 20वीं चीज़ है क्या, होलिस्टिक डाइवर्सिटी की विविधता कितनी है पूरी पूरी कॉपी में। तो विविधता कैसे कि आंसर एक ही फॉर्मेट में तो नहीं लिखे ना, ऐसा तो नहीं है कि सारे के आंसर एक ही फॉर्मेट में लिख दूँ, एक ही यानी कॉपी को देखने के बाद लगेंगे कि भाई सबके सब एक जैसे आंसर है, वो चीज़ तो नहीं है ना। और अगर वो चीज़ भी है तो टॉपर्स जो है ऐसे कौन कौन से हैं उनको आपको पहचानना है। और अगर आपको भी ऐसा लगे कि आपकी कॉपी जो है एक जैसे आंसर लग रहे हैं, तो आपको क्या करना है, उसमें आप किस तरीके से विविधता ला सकते हो कि भाई पहले में आपने ऐसे हेडिंग डाल के ऐसे ऐसे पॉइंट लिखे थे इसके नीचे, फिर आप क्या कर सकते हो, हेडिंग इस तरफ डाल सकते हो, पॉइंट ऐसे लिख सकते हो, है ना। और कभी कभी ऐसे भी लिख सकते हो पॉइंट, ये चीज़ें, और कभी कभी ऐसे भी लिख सकते हो, ये चीज़ें देखनी है आपको, है ना।
तो कितनी जो है विविधता वहां पर है और कितनी विविधता नहीं, ये टॉपर्स की कॉपी के माध्यम से आप देखें। बाकी मैं फिर कह रहा हूं, इतना फर्क नहीं पड़ता अगर सारे सारे आंसर एक ही फॉर्मेट में लिख रखे हैं, लेकिन अगर आप हैंड राइटिंग सुंदर है, कंटेंट अच्छा, प्रस्तुतिकरण अच्छा, तो आपको कोई पास होने से नहीं रोक पाएगा, कोई भी नहीं हो पाएगा। ऐसी ढेरों कॉपियां पड़ी है टॉपर्स की जिन्होंने एक ही फॉर्मेट में आंसर लिखे, फिर भी वो पास हुए, बड़े अच्छे शानदार नंबरों से पास हुए हैं। अगली चीज क्या है, इनोवेशन। इनोवेशन क्या है, ऑन द स्पॉट उन्होंने कितना इनोवेशन दिखाया, कई सारे सवाल बड़े मौलिक होते हैं, वहां पर टॉपर्स ने जो है कोचिंगों के नोट्स, एनसीईआरटी इनसे हटकर कितना इनोवेशन दिखाया है, उस चीज को आप जो है वहां पर समझने की कोशिश करें, और आप कितना इनोवेशन कर पा रहे हैं उस चीज को भी सोचें। अगली चीज क्या है, टफ व मॉडरेट टू टफ सवालों में जो क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट किया, कई सारे से इतने सवाल टफ होते हैं जहां पर देख के लगता है कि यार इनमें लिखे कैसे हैं, तो वहां पर आप उस चीज को समझना है कि टॉपर्स ने उस सवाल को किस तरीके से अटेम्प्ट किया है ना। उस चीज को अगर समझोगे तो आपको ये चीजें समझ में आएगी कि टफ सवालों में भी अच्छे नंबर किस तरीके से लाए जा सकते हैं, और आप जो है सवालों को टफ को कितने अच्छे से जो है बेटर अभी के हाल में जो है वो अटेम्प्ट कर रहे हैं। अगली चीज क्या देखनी है, 23वीं चीज है कि 15 मार्क्स और 10 मार्क्स के आंसर में कितना फर्क है टॉपर्स की कॉपी में, यानी कि फर्क किस तरीके से है। कई सारे ऐसे टॉपर्स होते हैं जो सबसे पहले 15 मार्क्स के जो है वो सवालों को करते हैं, तो यहाँ पर बड़ा कंटेंट लिखते हैं, वो बहुत ज्यादा कंटेंट लिखते हैं, बड़ा चढ़ाकर बहुत ज्यादा। 10 नंबर वालों में कंटेंट वो थोड़ा सा कम कर देते हैं। तो ये चीज आपको देखनी है कि टॉपर्स ने किस जो है चीज को फॉलो किया, कौन सी प्लानिंग उन्होंने अपनाई है। लेकिन कई सारे ऐसे टॉपर्स होते हैं जिनकी कॉपी को देखोगे तो एक जैसा ही दिखेगा कि 10 नंबर वाले में लगभग वैसे ही कंटेंट 15 वालों में ही है, तो इस चीज को भी आपको देखना कि क्या है और क्या नहीं है। और एक मैं नाम बोल रहा हूँ, कुछ पूनिया है है ना, राजस्थान के ही है शायद, बाड़मेर के, तो उन्होंने क्या किया, 15 मार्क्स वालों में जो है सिर्फ 2 पेज ही लिखे हैं, 10 वालों में 2 लिखे, यहाँ 2 ही लिखने होते हैं, लेकिन 15 वालों में जो है 2 पेज लिखे 3 की जगह, फिर भी वो टॉपर बने। तो ऐसी ऐसी चीजें आपको जो नोट करनी है। और रवि कुमार स्याग की अगर आपको भी देखोगे तो कई सारे आंसर में 10 नंबर वालों में उनका कंटेंट और ज्यादा नजर आएगा, है ना, और 15 मार्क्स वालों में जो आधा पेज खाली नजर आएगा उनकी कई सारी कॉपियों में। तो ऐसी सारी चीजें ऑब्जर्व करनी है आपको कि उन्होंने किस तरीके से जो है पेपर को अटेम्प्ट किया 10 नंबर वालों में और 15 नंबर वालों में। और आगे क्या है कि उनकी जो कॉपी है शुरू से लास्ट तक जो एक जैसी दिख रही है या नहीं दिख रही, ये चीज आपको जरूर नोटिस करनी है कि फर्स्ट पेज से लेकर जो लास्ट में 50वां पेज है उसमें कॉपी एक जैसी है या नहीं है ना। और अगर एक जैसी है और अगर जिनकी एक जैसी नहीं है उनमें आपको फर्क करना है। प्लस मुझे तो ज्यादातर मामलों में लगता है कॉपी एक जैसी होती है, जिनकी हम एक जैसी कॉपी नहीं होती दरअसल वहां पर असफलता मिलती है। और आपको ये देखना है कि आपकी एक जैसी कॉपी क्यों नहीं है। यानी फर्स्ट पेज में तो आपने बड़ा सुंदर लिखा, 50वें पेज तक जाकर पूरा कचरा कर दिया, या 30वें पेज से जो कचरा करना शुरू कर दिया, वो चीजें नहीं होनी चाहिए। इसलिए टॉपर्स की कॉपी को आप बार बार देखें। 25वीं चीज क्या कि सरकारी जो कदम है या योजना है, ये दरअसल पॉइंट शुरू में आना चाहिए था, मैंने लास्ट में लिख दिया, उनका कितना अच्छे से जो प्रयोग किया, इस चीज को भी आप देखें, ठीक है ना, क्योंकि ये एडिशनल जो है मार्क्स वहां पर दिलवाते हैं। फिर एक चीज आपको क्या देखनी है, कोई बहुत ज्यादा नहीं है, ऐसे माइनर चीजें, जैसे पेन है कि टॉपर ने जेल पेन का प्रयोग किया, बॉल पेन का प्रयोग किया, इस चीज को देखें। मैं फिर कह रहा हूं, पेन से टॉपर नहीं बनते हैं, ये ध्यान रखें आप, ठीक है ना, वो आपकी मेहनत से बनोगे, लेकिन फिर भी जेल पेन का थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, मैं मानता हूं। कॉपी चमकती हुई दिखती है ना, ये चीज तो सच्चाई। जैसे रवि कुमार स्याग की अगर आप कॉपी देखोगे ना, वो चमकती कॉपी भी दिखेगी। दूसरी तरफ आप सुनील की कॉपी देखोगे ना, ठीक है, उनकी कॉपी थोड़ी सी फीकी दिखती, क्यों दिखती, क्योंकि बॉल पेन का प्रयोग किया हुआ है, लेकिन दोनों टॉपर बने, उस चीज से क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि सुनील का कंटेंट बहुत ही ज्यादा शानदार है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको चीज देखनी, जेल पेन का प्रयोग या बॉल पेन का, और आप किसका प्रयोग कर रहे हो। मैं फिर कह रहा हूँ, आपके लिए जो पेन बेस्ट है उसका प्रयोग करें। अगर बॉल पेन का प्रयोग कर रहे हो और आपसे अच्छे से चल रहा है, उसी का प्रयोग करें, जबरदस्ती जेल की तरफ ना जाए। यानी कि जबरदस्ती जाओगे तो शायद लिख भी नहीं पाओगे, ये ध्यान रखें, क्योंकि जेल में कभी कभी दिक्कत आती है जिन्होंने बहुत ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस नहीं की है, और उस तरफ शिफ्ट भी होना है, अच्छे से प्रैक्टिस करें पहले। अगली चीज क्या है, हाई वैल्यू एडिशन जो है वो टॉपर्स ने कितना किया। जैसे इसमें क्या देखोगे आप, एनसीईआरटी स्टैंडर्ड बुक्स, कोचिंग के नोट्स प्लस न्यूज़पेपर एनपी कि, है ना, वैल्यू एडिशन को कितना काम में लिया। अगर आप टॉपर्स को भी देखोगे आपको पता लगेगा कि क्या क्या उनके जो है सोर्स रहे हैं, है ना, वो तभी पता लगेगा जब आपने अच्छा खासा पढ़ लिया है, ठीक है। तो ये सारी आपको जो सोर्स है इनको आपको देखना उनकी कॉपी में। और हाई वैल्यू एडिशन आज के दौर में बहुत ज्यादा जरूरी हो गया जितना कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है। अगली चीज आप क्या देखोगे, 28वीं, टैग लाइन्स वगैरह का कितना प्रयोग किया है टॉपर्स ने। जैसे कंक्लूजन में ज्यादातर प्रयोग करते हैं, जैसे कि सबका साथ सबका विकास, अमृतकाल, ऐसे जो टैग लाइन उनका कितना प्रयोग हुआ है। जैसे कि एक सप्तऋषि टैग लाइन है, ठीक है ना, इनका प्रयोग हुआ या नहीं हुआ ढंग से, तो इन चीजों को आप देखें और कितने सुंदर रूप में जो प्रयोग किया है ना। और उसके बाद में आप क्या देखोगे कि एक्स्ट्रा कंटेंट उन्होंने कितना लिखा है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी। आज के दौर में कंपटीशन बढ़ रहा है, एक्स्ट्रा कंटेंट की भी जरूरत हो जाती है। और ये कहीं ना कहीं जो मल्टी डायमेंशनल जो मैंने बात की थी शुरू में, उससे भी लिंक हो जाता है थोड़ा बहुत, ठीक है ना। तो वहां से आप देखते हैं कि कितना लिखा है प्लस कितना प्रासंगिक है। एक्स्ट्रा लिखा है लेकिन वैलिड लिखा है, ऐसा नहीं कि फालतू का कंटेंट एक्स्ट्रा लिख दिया तो उसका कोई मतलब नहीं है। वैलिड अगर एक्स्ट्रा कंटेंट लिखा तो कितना लिखा। जैसे एक्स्ट्रा कंटेंट में कभी कभी ये भी आ जाती है, केस स्टडी लिखी अगर आपने उसी से लिंक होकर, है ना, सर्वोत्तम प्रथा लिख दी है अलग से ऐसे बॉक्स बनाकर, तो वो कितना है और कितना नहीं है, ये आपको टॉपर्स की कॉपी में ऑब्जर्व करना है। प्लस ये भी देखना है वो एक्स्ट्रा कंटेंट आपकी कॉपी में है या नहीं है। और प्लस ये भी देखना है कि आप एक्स्ट्रा कंटेंट अगर लिखते हो तो उस चीज को मैनेज कर पाओगे नहीं कर पाओगे, या फिर पेपर ही पूरा नहीं होगा ज्यादा लिख दिया तो। अगली चीज क्या है
कि जो टॉपर्स की कॉपी है ना, रैंक को कितना जस्टिफाई कर रही है टॉपर्स की कॉपी, ये चीज भी आपको देखनी है भाई, है ना, कि रैंक को कितना जो टॉपर्स ने लिखा है वहां पर कॉपी आपको देखकर लग रहा है और उनकी कितनी रैंक आ रही है उसको जस्टिफाई कर रही है या नहीं कर रही। तो इसमें क्या देखोगे आप कि रैंक जो है प्रतिभा से कम है। जैसे रवि कुमार से आगे मैं शुरू से जब कॉपी देखता था, उनकी शायद शुरू में 2 अटेम्प्ट में 300 प्लस रैंक थी, लेकिन कॉपी देख के शुरू में ये लगता था कि इस बंदे का जो रैंक है वो टॉप 100 में या टॉप 50 में आनी चाहिए, लेकिन वो रैंक आई उनकी 4th अटेम्प्ट में जाकर, शुरू में नहीं आई। तो ये चीज़ आपको देखनी है कि जो उन टॉपर्स की जो रैंक आ रहा है कि वो प्रतिभा के अकॉर्डिंग है या क्यों नहीं है। ये मैं इसीलिए कह रहा हूँ, ये आपके साथ भी हो सकता है भविष्य में, इसलिए आपको इस चीज़ को सोचना है कि हो सकता है आप बहुत ज़्यादा मेहनत करो फिर भी रैंक अच्छी ना आए। तो इस चीज़ को अगर आप फर्क लोगे शुरू में कि टॉपर्स के साथ पहले भी ऐसा हो रखा है और अगर आपके साथ भी होगा तो फिर आपको बहुत ज़्यादा पश्चाताप नहीं होगा, है ना। तो ये चीज़ देखनी है। फिर आपको ये देखना है कि रैंक आ रखी है प्रतिभा अनुसार आ रखी है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, या फिर जितनी प्रतिभा थी उससे कम रैंक आ रखी है, उस चीज़ को भी आपको देखना है कि भाई प्रतिभा तो बहुत ज़्यादा लेकिन रैंक डाउन है। ठीक है, आगे आपको क्या देखना है, लास्ट में जाकर सबसे लास्ट में चीज़ होनी चाहिए मेरे सामने, सबसे लास्ट 31वां पॉइंट है कि आपका कि प्रेजेंट टाइम में आपकी कॉपी व टॉपर्स की जो कॉपी है उसमें कितना बड़ा गैप है। आपको ये चीज़ देखनी है, आज के दिन आपकी कॉपी में और टॉपर्स की कॉपी में कितना बड़ा फर्क है, तथा उसको गैप को कितने टाइम में जो है तथा कैसे फिल करोगे, इस चीज़ को सोचना है। अब आपको क्या देखना है कि सबसे पहले आप उस गैप को पहचानो कितना गैप है, फिर आप ये पहचानो कि अगले कितने टाइम में जो है आप उस गैप को जो है पूरा करोगे, प्लस ये पहचानो कि आप किन जो तरीके हैं ना किन तरीकों से उस गैप को फिल करोगे। ये चीज़ आपको जो है सोचनी है कि क्या क्या तरीके होंगे आपके, है ना। तो इस चीज़ को सोचोगे तभी आप टॉपर्स की कॉपी के लेवल पर जो है जा पाओगे। तो यहाँ पर आगे लिखा है कि टॉपर्स की कॉपी से जो डेली आंसर राइटिंग आपको जो करनी चाहिए, इसका समाधान यही है, बजाय कि किसी की कोचिंगों के सवालों के पीछे जाने के मैं यही कहूँगा टॉपर्स की कॉपी देखो। सबसे पहले बेस्ट टॉपर, मीडियम टॉपर और एवरेज लो टॉपर, यानी लो टॉपर मतलब है कि कभी कभी किस्मत बहुत ज्यादा साथ दे देती है, ठीक है। इन सारी कॉपियों को देखकर आप आंसर राइटिंग करो, फिर ये देखो कि आपकी जो टॉपर की आपकी जो कॉपी है प्लस टॉपर्स कॉपी में कितना बड़ा फर्क है, और फिर ये सोचो कि उस गैप को मैं कितने टाइम में फिल करूंगा। इस चीज को भी आपको सोचना है, ये ध्यान रखें। और कई बार हो सकता है आप टॉपर्स के जो है बेस्ट आंसर लिख दो, लेकिन इस चीज को ध्यान रखें एग्जाम में आंसर लिखने में और घर पे आंसर लिखने में बड़ा फर्क है। इसलिए अगर ज्यादा आंसर लिख भी लो तो कभी भी जो है वो अहम भाव अपने में ना लेके आ जाए कि मैं टॉपर से भी शानदार लिख रहा हूँ। टॉपर्स ने एग्जाम हॉल में बैठ के लिखे हैं और एग्जाम हॉल में जिस दिन आप लिखोगे तो आप में भी सवालों में अंतर आ जाएगा। ये ध्यान रखें आप इस चीज़ को भी, और हमेशा बेस्ट बनने की कोशिश करें। लेकिन कभी भी इस चीज़ को एक चीज़ को आप ध्यान रखना, कभी भी किसी भी टॉपर्स की नकल मत करना। ऐसा नहीं कि टॉपर्स ने जेल पेन से लिखा मैं भी जबरदस्ती जेल पेन से लिखूंगा, टॉपर्स ने जो ऐसे हेडिंग सब हेडिंग डाली मैं भी जबरदस्ती वैसे ही डालूंगा, टॉपर्स ने ब्लैक पेन का यूज किया मैं भी जबरदस्ती यूज करूंगा। ये चीजें नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं करनी है। ब्लैक पेन वो टॉपर हो सकता है उसकी स्पीड बहुत ज्यादा इसलिए मैनेज कर लिया हूं, आप हो सकता है मैनेज नहीं कर रहे हो। इसलिए आपको पूरे अपने विवेक का प्रयोग करते हुए जो आगे बढ़ना है और इसके जो है यूपीएससी के जो है सफलता के कदम जो उस तरफ जो है वो आगे बढ़ना है। ठीक है, बाकी आज तरफ से जो है मेरी तरफ से राम राम साहब।